नमस्कार दोस्तों, रूडल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाई सिटी की बुक से अध्याय बार सॉल्व पेपर यूपी कांस्टेबल 2024 से हम चैप्टर 3 भारत का इतिहास एवं संस्कृत को डिस्कस करने जा रहा हूं। प्राचीन इतिहास। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंद गुप्त। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक स्कंद गुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का विवरण मिला। विकाग्नि मित्रम। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र है। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राजपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालवदेश की राजकुमारी मालविका हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक तथा इसमें नाटक के क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कपिल कृषि। कपिल कृषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विशेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यब जौ माड़ उड़द मृदंग मूंग गोधूम गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी। इनका लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पौधों। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति तथा उत्थान देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा अश्विनी को विपत्ति हरण का देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धव को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। अन्हलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सोलंकी राजवंश। राष्ट्रकूट मान्यखेत मित्राका वल्लभी पाल मुंगेर सोलंकी अन्हलवाड़। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए
निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाए भगवान ब्रह्मा ने। यूपीपी कांस्टेबल 28/01/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद हिस्से थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कौशल। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंह सेन भी कहा जाता है। अमित्रघात। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार मौर्य जो थे शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तत्व 268 पूर्व की तरफ इशारा करते हैं, में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व महान राजा अशोक के पिता। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ। में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? यूपीएसआई बैच 3। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की, जबकि तोलकपियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकपियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म से। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से
बम्भे की दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तथा आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर की कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 से फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आप अपना लेवल चेक करिए, आप किस लेवल पर हैं। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यूपीपी कांस्टेबल 2018 से फर्स्ट का क्वेश्चन। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निकोलो कोंटी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम 1402 और 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज में थी। हर्षवर्धन 606-47 पुष्पभूति की प्रतापी शासक। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 629-42 में भारत आया था। हर्षचरित का लेखक वाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, फटाफट दीजिए। यूपीपी कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता। 35 वर्ष की आयु में उरुबेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे रंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर
थे। उन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा काला। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तथा कालाशोक काकवर्ण का शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व था। उपरोक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक धनानंद महाजनपद का 8वां पुत्र जो सिकंदर के समकालीन था। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद, गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक ने करवाया। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत की प्राचीन कला तथा मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व इसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जैन मत। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ बज्जीसंघ ज्ञातक कुल के प्रमुख सदस्य थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री अलोज्या। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहल उपदेश राजगृह में दिया। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न नहने वाले। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है? यूपीपी कांस्टेबल 2014 के एग्जाम्स में आया, वो भी मेंस में आया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध से। जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इनमें 35 कहानियां हैं जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। इनकी रचना का समय 3री शताब्दी से पूर्व माना जाता है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्री गुरु अमरदास ने। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। कौन से नंबर के? तीसरे गुरु थे अमरदास जी। उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की। आनंद कारज। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख समुदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ना होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है।
दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फायान। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फायान ने किया था। फायान एक चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फायान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 401 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या बताइए कितनी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 4 वेद हैं। ये का यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे बाद प्राचीन भारतीय संस्कृत और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ए एंड बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के वहाँ पे पाकिस्तान में अवशेष हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। इसकी खोज का श्रेय रखाल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, मनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा और दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये याद रख लेना, आलमगीर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर इत्यादि स्थल हैं। भारतीय स्थल कौन कौन से? रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात में, सुरकोतदा गुजरात में है, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर में, याद रख लेना। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले भारत में बसने वाले कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 में तथा अंग्रेज सन 1608 में भारत आए थे। वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? अभी मैंने बताया था वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे नया कौन है? नवा कौन है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल? कितने? 10 हैं। 118 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में हुआ था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। निर्माण की प्राप्ति कहाँ? कुशीनगर में। ये चारों प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंस ही जाता है, तो इनको चारों प्लेसेस को याद कर लेंगे। जन्म स्थान लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, बोध होगा तभी तो ज्ञान मिलेगा। प्रथम उपदेश देंगे तभी तो सार निकलेगा, इसीलिए वहाँ पर सार निकला था। निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर, खुशी नहीं हुआ, वहाँ निर्माण की दुख की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक् है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट स्पीड से बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये।
रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? आर्यों के काल से संकेत है। कब से? आर्यों के काल से संकेत है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्य कर्म कांडी हो गए। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? राइट ऑप्शन ए आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिक ऋषि मुनि के अनेक कार्यों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करती है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक सिंबॉलिक है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दहेज प्रथा। निम्न में दहेज तथा ऋग वैदिक काल की प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मनके इत्यादि थे। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दीनार तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अजंता चित्रकारी। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पेशा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यों के काल से पूर्व ही। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्यकाल वैदिक काल से ही हो रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल के पतन और अनीश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नगरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए। इन स्थानों में प्रमुख 6 नगर इस प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनावली। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? कमेंट में ज़रा आंसर बताइए इसका, क्या सत्य नहीं है इसमें? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। ये सही नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी थी तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्टी है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बकाटक राजवंश 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में बाकाटक वंश केतु कहा गया है। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में बाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनंत वर्मन।
अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोलार के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। विजयालय परांतक फर्स्ट तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक थे। आदित्य प्रथम चोल। 4 वेदों में प्रथम वेद है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है और लास्ट वेद अथर्ववेद है, नया सबसे अथर्ववेद है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें देवी देवताओं के स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंदेल वंश ने किया था। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 1831 में की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दिदेव को पराजित कर कलिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिला लिया था। निम्न में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्मों से त्रिपिटक संबंधित है। बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। सुत्त पिटक यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। विनय पिटक बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अधिधम्म पिटक इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। प्राचीन भारत की राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? राइट ऑप्शन मथुरा में नहीं है, द्वारका में है, पुरी में है, बद्रीनाथ में है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक, पुरी उड़ीसा में स्थित है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वाल्मीकि हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की कथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321-298 ईस्वी के महामंत्री थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हर्षेल ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणी बंद पृथ्वी को बांधना था।
अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसके कारण उन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी, दाहुत, सर्वराजोत, स्वेच्छता, अप्रतिरथ, परशु जैसी उपाधियां